Hello everyone, welcome you all in the revision lecture series for class 10th board, and this is the second lecture in which I am going to discuss the topic photosynthesis. इसके पहले जो हमारा पहला लेक्चर आया था उसमें मैंने लाइफ प्रोसेस का जो पहला टॉपिक है जिसमें हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, मैंने वो वहाँ एक्सप्लेन किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और उसमें मैंने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के दोनों मोड्स को एक्सप्लेन किया था, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। इसके बाद मैंने हेटरोट्रॉफिक के भी तीनों अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ इस वीडियो में मैं फोटोसिंथेसिस का आपको एक लगभग समरी दे दूंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब आप इन वीडियोस को देख रहे हो, तो देखने के बाद उस खास टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसके लिए क्वेश्चन बैंक का यूज कर सकते हैं या कोई सैम्पल पेपर का यूज कर सकते हैं। और आप इसके बाद आपको जो उस क्वेश्चंस में से डाउट होते हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल हेल्प जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है। और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे डील करना चाहिए इन दिस समरी, तो आप उसको भी डील कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको भी कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना लूंगी। ठीक है, so let's start with the topic photosynthesis। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और उन प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करने के लिए जो प्रोसेस है, मोड तो उनका ऑटोट्रॉफिक है, बट जो प्रोसेस है जिससे वो लोग फूड बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस तरीके से बना रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में बना रहे हैं, जिसमें वो यूज कर रहे हैं दो इंग्रेडिएंट्स का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसके लिए जो प्रेजेंस जिनका होना जरूरी है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे तीन चीज है। पहले तो उनका फूड किस फॉर्म में बन रहा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कि यूज क्या कर रहे हैं वो लोग, तो यूज कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। और तीसरा कि प्रेजेंस, किस चीज के प्रेजेंस में ये हो रहा है, तो दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये है फोटोसिंथेसिस का एक कंप्लीट डेफिनेशन। इसके बाद आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जो आप लिख सकते हैं, C6H6CO2 plus 12H2O will form C6H12O6 plus O2 6O2। ठीक है, आप इस तरीके से, इसमें फिर आपको जो है वाटर भी निकलेगा। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको एनसीईआरटी बुक से ही वो कर लेना। तो ये इक्वेशन आपको एग्जाम में इक्वेशन डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता है, बट सैम्पल पेपर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे इन इक्वेशंस के बारे में बात किया जाएगा। इट्स आई थिंक 6H2O विल बी देयर। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का पूरा जो है डेफिनेशन है। ऐसे डेफिनेशन तो एग्जाम में आएगा नहीं, बट हमको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड वी हैव साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस तो पता चल गया, बट ये होता कहाँ पे? तो अगर हम बात करते, सबसे पहले हम बड़े साइट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ। ठीक है, ये लीफ में होता है। लीफ में यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है 6.1। ठीक है, इसमें हमने जो है ना लीफ का क्रॉस सेक्शन देखा। तो इस डायग्राम में हमको जो है तीन चीज देखने मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको देखने मिलेगा दिस अपर एपिडर्मिस, ओके, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, और इन बिटवीन इज दिस मिडिल लेयर। ठीक है, इस मिडिल लेयर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो जो लीफ है उसका जो मिडिल लेयर है, ठीक है, अपर लेयर और लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों में भी क्लोरोफिल होता है, बट द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज मच लार्जर इन द मिडिल लेयर। और इस मिडिल लेयर में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है सॉरी, उसमें होता है। ठीक है, तो अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको ऑप्शन में लीफ दिया रहा है तो लीफ विल बी आल्सो द राइट आंसर, और अगर क्लोरोप्लास्ट दिया रहा है तो क्लोरोप्लास्ट भी राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको क्या देखने मिलेगा? इस डायग्राम में आपको ये देखने मिलेगा कि अपर एपिडर्मिस में वैक्सी क्यूटिकल है, उसके अलावा फिर लोअर एपिडर्मिस में आपको स्टोमाटा यानी गार्ड सेल, यहाँ पे गार्ड सेल के बारे में बात कर लिया, गार्ड सेल। ठीक है, तो स्टोमाटा आपको देखने मिलेगा। और जो मिडिल लेयर है उसमें आपको एयर स्पेसेस, पैरेन्काइमेटस टिश्यू मिलेगा जो कि एयर को स्टोर करता है, इसके अलावा कुछ फूड को भी स्टोर करता है। तो ये आपको एयर स्पेसेस देखने मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ और क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें क्या है ना कि जो भी डायग्राम एनसीईआरटी बुक में दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम डायरेक्ट तो बनाना नहीं आएगा, बट हो सकता है कि ये डायग्राम आपको दे दे और जो है
इसमें कोई एक जैसे क्लोरोप्लास्ट है, इसी को हाइड कर दे और बोले कि यहाँ पे हमने क्या डिनोट किया, व्हाट इज ए, है ना, आइडेंटिफाई ए एंड राइट इट्स फंक्शन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, तो डायग्राम्स सारा पढ़ के जाना होगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव raw materials for the photosynthesis. What is the raw material? तो there are four raw materials, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कि प्लांट को नेचर से लेना होगा, जो हमारे पास रिसोर्सेज मतलब सॉइल है या एयर है वहां से चाहिए। सनलाइट is also raw material which is provided by the sun, and chlorophyll is important for photosynthesis which is present inside the green plants. तो ये पूरा raw material से photosynthesis का, तो इन चार चीजों की मदद से जो है फोटोसिंथेसिस होगी। अब मैं इन चारों को अच्छे से डील करूंगी, बट उसके पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। अब यहाँ स्टार्च मैंने लिखा है, बट अगर सही से देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ना, वो क्या बनता है, वो ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट के बॉडी में ग्लूकोज बनता है। अब ये जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाता है तो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए प्लांट उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक्टिविटी ये रहेगा कि हाउ विल यू प्रूव दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स, या स्टार्च है, इस चीज का प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बहुत अर्ली क्लासेस में भी हमने एक्टिविटी पढ़ा है कि पहले हम क्या करते हैं, एक फ्रेश लीफ लेते हैं, ठीक है। उस फ्रेश लीफ को हम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश लीफ लेते हैं, और फ्रेश लीफ को लेने के बाद हम इसको बॉईल करते हैं अल्कोहल वाटर में फॉर 30 मिनट्स सो दैट द क्लोरोफिल विल डिसॉल्व इन द वाटर, एंड आफ्टर दैट वी यूज आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। बॉईल करने के बाद हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स, और जब ये आयोडीन सॉल्यूशन को हम पॉर करेंगे इस या ड्रॉपर से हम उसको यूज करेंगे तो फ्रेश लीफ पे, तो ये जो फ्रेश लीफ है अगर इसमें स्टार्च है तो ये कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो दिस इज द प्रोसेस टू find whether the starch is present in the leaf, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्टार्च को प्रेजेंट अगर है प्रेजेंट तो उसको डिटेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। इस छोटे से एक्टिविटी को हम बहुत जगह भी यूज करने वाले, सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बताया। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वी टेक अ फ्रेश लीफ, ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट वी टेक अ फ्रेश लीफ एंड बॉईल इट इन अल्कोहल वाटर फॉर 30 मिनट्स। आफ्टर दैट आफ्टर बॉइलिंग all the alcohol will all the chlorophyll will dissolve, and after boiling we will put that flower out of the put that leaf out of the solution and pour some iodine solution, few drops of iodine solution on that leaf. On pouring the iodine solution or on adding the iodine solution, the leaf will give blue black color, okay. So this will, the appearance of blue black color will detect the presence of starch. Now अब हम लोग जो है एक एक करके सारे रॉ मटेरियल्स को डील करेंगे। जैसे हमारा पहला रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सब दो तीन चीज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स को मिलता कहाँ से। तो सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एटमॉस्फेयर, ऑब्वियस है कि एटमॉस्फेयर से मिलेगा। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो प्रेजेंट है, यही कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट या हम कह सकते हैं ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हम क्या बात करेंगे, इस एक्टिविटी में हम ये बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस चीज को प्रूफ करेंगे, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो एक्टिविटी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है आपको, 6.2 आई थिंक एक्टिविटी विल बी द 6.2 फ्रॉम द न्यू बुक, जो नया बुक आया है उसके हिसाब से 6.2 होगा शायद, ठीक है। इसमें क्या होता है इस एक्टिविटी, और ये डायग्राम भी एनसीईआरटी बुक है, इसमें क्या होता है कि आपको 2 पॉटेड प्लांट लेना है और दोनों पॉटेड प्लांट को आपको 3 दिन तक जो है डार्क रूम में रख देना है, ठीक है। तो डार्क रूम में रखने से क्या होगा कि जो भी पॉटेड प्लांट है वो डी स्टार्च हो जाएगा, उसमें का सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा। आफ्टर 3 डेज हम लोग उसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम उसको इस सेटअप पे रख देंगे जो सेटअप आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या किया मैंने, ये 2 प्लांट लिया, प्लांट ए एंड प्लांट बी। इन दोनों प्लांट को मैंने बेल जार से कवर कर दिया और एक प्लांट के अंदर, जो प्लांट ए है उसके अंदर मैंने एक प्लेट में
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा, ठीक है, वी पुट KOH। अब KOH का क्या फायदा है, KOH जो होता है वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इस बेल जार के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या होगा कि अब इन दोनों प्लांट के पास सेम कंडीशन है, सनलाइट भी ठीक है, वाटर भी मैंने दे दिया प्लांट में। अब इसमें बस एक चीज क्या डिफरेंट है कि जो ये प्लांट ए है इसके पास CO2 नहीं है और इसके पास CO2 है, ठीक है। अब आफ्टर 5 to 6 आवर्स, ठीक है, 5 से 6 घंटे बाद जब इसको फोटोसिंथेसिस करने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, आफ्टर 5 to 6 आवर्स हम क्या करेंगे, हम दोनों प्लांट में से इसमें से भी एक लीफ निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसमें से भी एक लीफ निकालेंगे और दोनों लीफ को हम लोग फिर वही स्टार्च वाला जो टेस्ट मैंने अभी प्रीवियस आपको स्लाइड्स में बताया उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो हमें क्या देखने मिलेगा कि ये वाला जो लीफ होगा जो प्लांट ए से आएगा, इट विल नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर, इट विल नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा इसका क्या मतलब होगा, इट विल नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट नहीं है। और ये वाला जो होगा 5-6 घंटे बाद अगर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो इट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर। इससे पता चलता है कि स्टार्च बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये एक्टिविटी आपको एग्जाम में पूछेगा। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस देखे उसके हिसाब से मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे कि आपको एक्टिविटी का एक छोटा सा समरी दे देगा और लिखेगा कि व्हाई वी यूज KOH, हमने KOH का यूज क्यों किया, या फिर इस तरीके से आपको दे देगा कि सेटअप दे देगा, आपको बोलेगा ए प्लांट और बी प्लांट में कौन सा कलर आएगा लीफ का अगर हम स्टार्च टेस्ट करते तो क्वेश्चन आपका MCQ से भी आ सकता है और क्वेश्चन आपको हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी में भी दे दे, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। तो आपको ये पूरा एक्टिविटी जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका इंपॉर्टेंस हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए हमने पहले 2 प्लांट लिया पॉटेड, उसको हमने 3 दिन तक अंधेरे रूम में रख दिया ताकि वो डिस्टार्च हो जाए। उसके बाद मैंने उस प्लांट को बाहर रखा, उस प्लांट का सेटअप ऐसा किया कि उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बेल जार से कवर कर दिया। दोनों प्लांट को बेल जार से कवर किया, बट एक प्लांट के अंदर हमने एक प्लेट में एक वॉच ग्लास लिया और उसमें KOH रखा। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसका काम होता है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। 5-6 घंटे बाद इस सेटअप को छोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा कि जो प्लांट KOH के साथ रखा हुआ था उसका वाला जो लीफ होगा वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, और जो प्लांट KOH के साथ नहीं रखा हुआ था यानी प्लांट B वो जो होगा वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो दिस इज हाउ वी प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टोमाटा। अब इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्टोमाटा क्यों, यहाँ पे स्टोमाटा का क्या रेलेवेंस है। स्टोमाटा जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमाटा के थ्रू ही इंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टोमाटा, यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाया, दिस इज द ओपन स्टोमाटा एंड दिस इज क्लोज स्टोमाटा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में स्टोमाटा से क्वेश्चन क्या आता है कि पहले तो आपको डायग्राम बनाने आ सकता है, एनसीईआरटी बुक में भी क्लोज और ओपन स्टोमाटा का डायग्राम है। क्वेश्चन ये आता है कि स्टोमाटा क्लोज और ओपन होता कैसे है, ठीक है। तो स्टोमाटा का क्लोज होना और ओपन होना ये सारा कुछ रेगुलेट करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल कौन सा है, ये वाला जो यहाँ पे दिखाया है, ये किडनी शेप्ड जो सेल है ये गार्ड सेल है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। इस गार्ड सेल में अगर वाटर इंटर करेगा, अगर इस गार्ड सेल में पानी अंदर आएगा तो गार्ड सेल टर्जिड होगा, ये अपना स्वेल हो जाएगा और स्वेल होके ये वाला शेप ले लेता है और वो बीच में जो ओपनिंग हो जाता है दोनों गार्ड सेल के बीच में वो स्टोमाटा कहलाता है। अगर गार्ड सेल में पानी नहीं है, अगर ट्रांसपिरेशन से सारा पानी चला गया तो गार्ड सेल वापस अपने शेप को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है और स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। मतलब हम याद रखेंगे कि अगर गार्ड सेल में वाटर इंटर किया, ठीक है, वाटर अगर इंटर किया तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा, स्टोमाटा हो जाएगा ओपन, ठीक है। और अगर गार्ड सेल से पानी बाहर गया, वाटर अगर क्या हुआ, बाहर चला गया बाय द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर यानी ट्रांसपिरेशन, तो इसके थ्रू इसका क्या मतलब समझेंगे कि स्टोमाटा जो है वो कैसा है, स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोमाटा का, जो आपको पढ़ के जाना होगा। हो सकता है कि आपको स्टोमाटा का ओपन और क्लोज डायग्राम बनाने के लिए भी दे दे डायरेक्ट, ऐसा भी सैंपल पेपर में क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट we have the next ingredient that is water for photosynthesis। अब वाटर के लिए आपको 2-3 चीज बस याद रखना है कि वाटर का सोर्स क्या है। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो प्लांट के लिए वाटर का सोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, जो सॉइल में अवेलेबल है, दैट इज द अंडरग्राउंड वाटर। और ये जो वाटर हम लेते हैं ये सिर्फ वाटर नहीं लेते हैं बल्कि वाटर के साथ प्लांट जो है ना वो मिनरल्स को भी लेता है। प्लांट्स जो है वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी लेता है, तो वो भी यहाँ पे देखना है कि वाटर के साथ हम क्या लेते हैं, मिनरल्स को भी लेते हैं प्लांट जो है, ठीक है। और ये जो डिसॉल्व मिनरल्स है, वाटर लेने का एकमात्र यही एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि उसके साथ मिनरल्स आता है। जो भी हम प्लांट में खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो वाटर में ही डिसॉल्व होके आता है,
ठीक है, सॉइल के अंदर जो होता है एब्जॉर्ब होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आपको याद रखना होगा कि जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज डन बाय द जाइलम। और इसमें आपको है कि 4 अलग अलग सेल्स होते हैं, 4 अलग अलग एलिमेंट होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपको ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो आपको ये जो है ना ये चारों याद रखना होगा। ऐसे इसके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, बट आपको अभी के लिए ये पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है रूट, और रूट से फिर वो सारे लीव्स तक पहुंचता है थ्रू जाइलम, okay, and where the tracheids and vessels help to transport it. Okay, so the next ingredient is sunlight. Sunlight का तो एक ही सोर्स है, इसका कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, दैट इज द सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, सन जो होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो सन है उसका जो लाइट है, ठीक है, वो उसमें जो एनर्जी है, जो भी लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, सन के एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और ये जो केमिकल एनर्जी है, ये जो केमिकल एनर्जी आप देख रहे हैं, इस केमिकल एनर्जी को प्लांट यूज करता है केमिकल प्रोसेस में, एंड दैट केमिकल प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हमको हमारे बॉडी में या कहीं पे भी इस एनवायरमेंट में हमें जो काम करवाना होता है, हमको एनर्जी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप अपने बॉडी में डाइजेशन करवाना चाहते हैं, आपको एनर्जी की जरूरत है, तो आपको ये केमिकल एनर्जी ही चाहिए होगा। अगर आप चाहेंगे कि धूप में खड़े हो जाते हैं, हीट एनर्जी आपके बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करवा देगा, तो ये इम्पॉसिबल है। जैसा काम करना है उस फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना है। तो अगर बॉडी के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो उसके फॉर्म में, तो अगर मेटाबॉलिज्म करवाना है, केमिकल रिएक्शंस करवाने हैं, तो हमको उसी फॉर्म में एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज केमिकल एनर्जी, जो हमको कब मिलता है, जब हम फूड लेते हैं, ठीक है। तो इस केमिकल एनर्जी को बनाने का काम किसका है, इस केमिकल एनर्जी को बनाने का काम होता है प्लांट्स का, जो अपने फूड में वो उसको इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया सनलाइट का इंपॉर्टेंस। अगर हम बात करते हैं कि जो है सनलाइट को कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए भी ये एक्टिविटी है। ऐसे एग्जाम में तो नहीं भी पूछता है, बट अगर इन केस कभी आ जाता है तो पता होना चाहिए कि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया हम ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक प्लांट को हम एक 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे ताकि वो डिस्टार्च हो जाए। उसके बाद हम उसको वापस से सनलाइट में लाएंगे, उसमें वाटर देंगे, सब कुछ देंगे ताकि वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करे। बट उसके पहले हम क्या करते हैं, एक लीफ उसके किसी एक लीफ को ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर कर देते हैं ताकि उस पर सनलाइट ना फॉल करे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर 5 to 6 आवर्स इसी लीफ को हम लेके बाहर आते हैं, उसके स्ट्रिप को हटाते हैं और स्टार्च टेस्ट करते हैं। जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हमको क्या देखने मिलेगा कि दिस इज द सेम लीफ, ठीक है। उसमें सपोज करते हैं कि ये जो एरिया था वो कवर था पेपर स्ट्रिप से, तो अगर ये पूरा लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगा, किस कलर में हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, ये जो पूरा लीफ है ये आपको किस कलर में दिखेगा, ब्लू ब्लैक कलर में दिखेगा। ये पूरा लीफ आपको ब्लू ब्लैक कलर में दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट नहीं दिखेगा, वो पार्ट जो किससे कवर था, जो ब्लैक पेपर से कवर था, वो आपको ब्लू ब्लैक कलर में नहीं कन्वर्ट होगा। एंड दिस इज वाई, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस एरिया को क्या नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिला और एनर्जी नहीं बन पाया। डू नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर। इससे क्या पता चलता है कि इस एरिया में स्टार्च नहीं बना, और इससे ये पता चलता है कि स्टार्च बनने के लिए सनलाइट का जरूरत था लेकिन वो उसको नहीं मिल पाया। तो दिस इज एक्टिविटी विच शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वी हैव क्लोरोफिल, ये भी एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है। और इसमें ये जो एक्टिविटी है, ये आपको एक्टिविटी शायद 6.1 है एनसीईआरटी बुक का। इसमें क्या है कि क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिजेटेड लीफ लेंगे। वेरिजेटेड लीफ वो होता है जिसमें कि येलो के मतलब सॉरी ग्रीन के साथ साथ कोई और भी कलर्स होते हैं। तो जब ग्रीन के साथ कोई और भी कलर होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक फ्रेश लीफ को प्लग करेंगे किसी भी प्लांट से, और उसको हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो स्टार्च टेस्ट के बाद हमको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है कि जिस एरिया में ग्रीन कलर था उस एरिया में हमको ब्लू ब्लैक कलर देखने मिल रहा है, बाकी जिस एरिया में जो कलर था उसमें कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखने मिलेगा, वो एज इट इज रहेगा। मतलब ग्रीन कलर रिप्रेजेंट क्लोरोफिल, और जहां क्लोरोफिल होगा वहीं पे स्टार्च बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोफिल का काम। क्या, अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो अभी मैंने बताया कि सन के एनर्जी को, सन के जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है सन में, सनलाइट में, सॉरी यहाँ पे लाइट लिख देते हैं, सनलाइट में जो भी एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। तो ये जो काम है, ये काम कौन करता है, ये काम करता है क्लोरोफिल। सन के लाइट को या उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो दिस इज डन बाय क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, ठीक है। हम हो सकता है कि किसी और चीज का अल्टरनेट ले आए, बट हम क्लोरोफिल का अल्टरनेट नहीं ला सकते, सनलाइट का भी नहीं ला सकते वैसे तो, बट
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस यही रीजन है कि ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, वेयर आर द क्लोरोफिल प्रेजेंट? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम में आपको देखने मिलेगा, प्लांट के सेल्स में देखने मिलेगा। तो इस ऑर्गेनेल में, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड दैट्स व्हाई द फोटोसिंथेसिस अकर इन द क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक बार हम चेक कर लेते हैं। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। आपको इसमें क्या मिलेगा? दो मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन, ये जो बाहर आपको दिख रहा है उसके अंदर जस्ट ये कवरिंग है, इसको मैंने हटाया। फिर ये सेकंड मेम्ब्रेन है, ये सेकंड मेम्ब्रेन है, इसको हम इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसको हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है जहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में आपको जो है ये स्ट्रोमा है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? इस थैलाकॉइड में। ये जो आपको एक, अगर हम एक इस स्टैक की बात करते हैं तो दिस इज थैलाकॉइड, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। अगर ये एक होगा तो ग्रेना, और बहुत सारा ऐसा है, जैसे यहाँ पे एक है, ये भी एक ग्रेना हो गया, इधर भी एक छुपा हुआ है, ये भी एक ग्रेना हो गया, तो ये सारा ग्रेना हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रेना है। और ग्रेना जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ग्रेना जो होता है वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली। तो ग्रेनम और स्ट्रोमा लैमेली, यहीं पे जो है ना हमको क्लोरोफिल देखने मिलेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है वो काम कहाँ पे होगा? क्लोरोफिल में होगा। यानी क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? ग्रेनम में। तो जितना भी सन से रिलेटेड प्रोसेसेस है, जैसे सनलाइट का एब्जॉर्ब होना और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये सारा काम ग्रेनम में होगा। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जिसमें आपको डायरेक्ट लाइट का जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, ये आपको कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा। तो दो चीज आपको याद रखना है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना के लिए आप थैलाकॉइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ग्रेनम के एक यूनिट को हम थैलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला भी वर्ड यूज कर सकते हैं। Next we have the main thing which is the event of photosynthesis. I think हाँ, event of photosynthesis पे बात करना है। फिर बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो है ना, ये जो मैंने लिखा है, ये 3 पॉइंट आपको एनसीईआरटी बुक का लाइन ही है। उसको अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और व्हाट इज द इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। इसमें 3 पॉइंट एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस में दिया हुआ है, आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेना है और उसको कन्वर्ट कर लेना है, उसके लाइट एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में। अब ये काम कौन करेगा? ये क्लोरोफिल करेगा। और ये काम होगा कहाँ पे? ये काम होगा ग्रेना में, जहां पे थाइलाकॉइड्स था, जहां पे क्लोरोफिल भी है। ठीक है, दूसरा होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, अब इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो वो जो यहाँ पे एनर्जी बना है, ये जो केमिकल एनर्जी यहाँ पे बना है, ये कहाँ खर्च होगा? ये वाटर को स्प्लिट करने में भी खर्च होगा। और भी बहुत सारे काम है, मतलब प्लांट में और भी जगह ये केमिकल एनर्जी खर्च होगा, बट वाटर को स्प्लिट करने में भी खर्च होगा। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, या ये कह सकते हैं जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, ये भी कहाँ पे होगा? ये भी आपको ग्रेनम में ही होगा या थाइलाकॉइड्स में ही होगा, क्योंकि एनर्जी वहीं भी प्रेजेंट है, तो एनर्जी से रिलेटेड सारा काम भी वहीं पे हो जाएगा। दूसरा जो चीज है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे बना, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे बना, ये ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, बचा ये हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है वो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जाके मिल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? वो होगा रिडक्शन रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा, और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जब भी हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ये चीज होगा। अब इस चीज के लिए हमें डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं है या एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो प्रोसेस होगा ये होगा स्ट्रोमा में। ये वाला प्रोसेस कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। ठीक है, जहां पे क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल जहां होगा वहां दो चीज होगा, एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और दूसरा वाटर का स्प्लिटिंग। ये वहां पे होगा जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है इन द ग्रेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना फोटोसिंथेसिस के सारे इवेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक को बोलेंगे वैसा इवेंट जो लाइट के प्रेजेंस में होगा, डायरेक्ट जिसमें लाइट का जरूरत है, जिसको हम बोलेंगे डार्क लाइट रिएक्शन। और दूसरे वाले को हम बोलेंगे, ये लाइट है, एल है, और दूसरे वाले को हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? ये होगा ग्रेना में। ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? ये होगा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट।
इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, H+ आयन एंड ऑक्सीजन गैस, जो कि बाद में एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट हमको डायरेक्ट मिलेगा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये मैंने सारे रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का, और इसको हम बायोकेमिकल फेज भी बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मैंने सारे चीजों को समराइज कर दिया। अगर आपको इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछेगा तो आप वो 3 पॉइंट्स लिखेंगे जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया। ये मैंने समझने के लिए आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को अलग अलग कर दिया। इसके बाद हमने जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना, रॉ मटेरियल्स को, स्टोमाटा, क्लोरोप्लास्ट आर 2 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो एक्टिविटीज मैंने करवाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप फोटोसिंथेसिस के इस पूरे समरी को अच्छे से देखेंगे। इसका नोट्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका नोट्स तैयार करेंगे स्मॉल पॉइंट्स जो भी है इसमें लगा के, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उससे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इन केस ऑफ एनी डाउट यू विल कमेंट बिलो। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।